हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम जुडिशरी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीआरपीसी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, धारा 21A के अंतर्गत सौदा विभाग प्ली बार्गेनिंग कौन कौन से अपराधों या अभियुक्त व्यक्तियों पर लागू होता है? इस प्रकार की शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? सुसंगत विधिक प्रावधानों के साथ बताइए। तो धारा 21A के तहत सौदा विभाग उन मामलों पर लागू होता है जहां अभियुक्त पर ऐसा अपराध आरोपित है जिसकी सजा 7 साल तक की कारावास हो सकती है, और यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा जहां मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध हो। सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले अपराध के मामले में जैसे भ्रष्टाचार, कानून द्वारा निर्दिष्ट कुछ गंभीर अपराध की श्रेणियों के में ये चैप्टर लागू नहीं होगा। सौदा विभाग की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाता है। सबसे पहले अभियुक्त जो है लोक अभियोजक की सलाह से अदालत में न्यायालय में सौदा विभाग का आवेदन प्रस्तुत करता है। दूसरा है कि अदालत अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के बीच समझौता वार्ता की सुविधा प्रदान कर सकती है। तीसरा है कि एक बार समझौते पर पहुंचने के बाद अदालत इसकी वैधता की समीक्षा करती है और इसे अनुमोदित करती है। आखिरी में यदि अदालत सौदा विभाग को स्वीकार्य मानती है तो वो समझौते की शर्तों के आधार पर अंतिम आदेश पारित करती है जिसमें कम सजा शामिल हो सकती है। इसके अलावा जो हम बेयर एक्ट में देखते हैं, इसके प्रोविजन जो दिए गए हैं वो 265A से लेकर 265L तक इसके बारे में प्ली बार्गेनिंग के बारे में दिया गया है, जिसमें सबसे पहले अगर कोई मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है तो उसमें ऐसे अपराध जहां पर 7 साल से अधिक का कारावास का से दंड या मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के अलावा अगर कोई ऐसे अपराध आते हैं तो वो इसमें शामिल है। अगर परिवार पर अगर कोई केस आता है तो वहां पर भी मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास को छोड़कर उसके अलावा जो भी अपराध आएंगे वो इसमें प्ली बार्गेनिंग के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन और ऐसे मामले जहां पे देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता हो या किसी महिला अथवा 14 वर्ष की आयु से कम बालक के विरुद्ध किया गया हो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। 265B में जो दिया गया है कि वहां पे अभियुक्त जिसमें उसका अपराध का विचारण पेंडिंग चल रहा है, जहां अपराध का ट्रायल चल रहा है, वहां पर अभियुक्त आवेदन फाइल करेगा। आवेदन के साथ कुछ संक्षिप्त जो वर्णन की दिया जाएगा, अपराध का वर्णन होगा, अभियुक्त का शपथ पत्र होगा और उसमें ये कहा जाएगा कि मतलब दंड की प्रकृति के बारे में, सीमा को समझने के पश्चात उसने ये स्वेच्छा से सौदा विभाग दाखिल किया है, इस बारे में ऐसे कथन किए जाएंगे। फिर न्यायालय आवेदन प्राप्त होने पर लोक अभियोजक या परिवादी को और साथ में अभियुक्त को एक तारीख दे देगा जिस दिन उनको हाजिर होना है। फिर नियत तारीख पर लोक अभियोजक या मामला अगर परिवाद पर है तो परिवादी और अभियुक्त हाजिर होते हैं। यहाँ पर न्यायालय अपना समाधान करता है कि अभियुक्त ने जो आवेदन किया है वो स्वेच्छा से दाखिल किया है या नहीं, इसको कंफर्म करेगा न्यायालय और अभियुक्त की बंद कमरे में परीक्षा करेगा, तब दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं होगा। यहाँ पे अगर आवेदन स्वेच्छा से फाइल किया गया है तो पारस्परिक समझौता पर निपटारे के लिए समय दिया आगे, मतलब तारीख दी जाएगी, सुनवाई के लिए तारीख दी जाएगी। और अगर आवेदन स्वेच्छा से फाइल नहीं है या उसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है तो आगे फिर कार्रवाई उसमें चलेगी, सौदा विभाग नहीं होगा और फिर जो कंटिन्यू उसका ट्रायल चल रहा था वो ट्रायल कंटिन्यू रहेगा। फिर 265C में दे दिया है कि जब गाइडलाइंस दे दी गई, जब ऐसा पारस्परिक संतोष पर निपटारा किया जा रहा है तो उसके लिए मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए, गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। तो जब यहाँ पर ये ऐसा निपटारा किया जा रहा होगा तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है तो जब ऐसा कार्रवाई बैठक होगी तो उस बैठक में लोक अभियोजक को और पुलिस अधिकारी जिसने अन्वेषण किया है वो, अभियुक्त और पीड़ित ये मिलकर स्वेच्छा इस पर अपने मतलब निपटारा बनाने के लिए, एक योजना बनाने के लिए कि किस तरीके से ये इसको सेटल करना है इसके बारे में करेंगे। और अगर भिन्न मामला है, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामला है तो वहाँ पे अभियुक्त और पीड़ित व्यक्ति को ऐसे निपटारा करने के लिए बैठक में सूचना जारी की जाएगी, मतलब इनको बैठक में बुलाया जाएगा। 265D में
अगर रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो वहाँ पे न्यायालय क्या करेगा कि रिपोर्ट जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है या कोई अन्य सभी व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जो बैठक में भाग लेते हैं, तो इनकी तैयारी हो गई। और अगर निपटारा तैयार नहीं किया जाता है तो न्यायालय से संप्रेषण लेखबद्ध करेगा और उसमें प्रक्रम में फिर आगे कार्रवाई, फिर निपटारा वापस ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर रिपोर्ट ऐसा निपटारा बना लिया जाता है, सेटलमेंट बना लिया जाता है ना, सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन जो है म्यूचुअली बना लिया जाता है, तो उस रिपोर्ट पर क्या न्यायालय का पीठासीन अधिकारी और जो अन्य सभी व्यक्ति जिन्होंने भाग लिया था बैठक में, वो सब इस पे साइन करेंगे। और अगर ऐसा रिपोर्ट तैयार नहीं होती है तो फिर आगे कार्यवाही चालू रहेगी। फिर 265E में बोला है मामले का निपटारा। तो यहाँ पर अगर मामले को निपटारा किया जाता है तो कुछ प्रतिकर देकर या कुछ भर्त्सना के पश्चात उसको छोड़ दिया जाता है, उसको कुछ मिनिमम मतलब दंड दिया जाएगा इसमें। फिर 265F में जो दिया गया है न्यायालय का निर्णय, तो यहाँ पर जो निर्णय दिया जाएगा वो खुले न्यायालय में दिया जाएगा और प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर है उसके हस्ताक्षर होंगे। 265G में ये जो निर्णय होगा ये अंतिम होगा, ठीक है, इसमें कोई अपील नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 136 में जो स्पेशल लीव पिटीशन है और आर्टिकल 226 और 227 के इसमें रीट याचिका हो सकती है, इसके अलावा ये निर्णय फाइनल होगा। 265H में जो दिया गया है कि न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, मतलब जमानत पर अपराध के विचारण के लिए जो भी इसको विहित शक्तियां अदर केस में ऐसे ही है वैसे वो मामले के निपटारे के लिए इनको यूज कर सकती है। 265I में अगर जो व्यक्ति जिसको कारावास दिया गया था ना, तो दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा भोगी गई अगर कोई निरोध की अवधि है, अगर उसने पहले से ही कुछ समय बिता लिया है, तो सेक्शन 428 के तहत उसको सेट ऑफ कर लिया जाएगा। 265J के अंतर्गत बोला गया है कि सिविल प्रोसीजर कोड में कोई भी बात कुछ भी दी गई हो, अगर वो असंगत है इस चैप्टर से, तो भी यहाँ पे इसके चैप्टर प्रभावी होंगे। 265K में बोला गया है कि इसमें जो भी अभियुक्त अपने कथन करेगा वो सौदाभावी के लिए जब आवेदन करता है, जो भी कथन किए गए तथ्य बताए गए वो सिर्फ इसी अध्याय के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा, अन्य प्रयोजन के लिए उसमें उपयोग नहीं किया जाएगा। 265L में बोला है कि ये चैप्टर जो है वो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और अधिनियम 2000 के अधीन जो परिभाषित किशोर और बालक पर उस पर लागू नहीं होगा। तो ये इसके लीगल प्रोविजन जो बैरक में हमें दिए गए हैं, जो सीआरपीसी के अंतर्गत लीगल प्रोविजन है उसके बारे में बताया। तो विधिक प्रावधान धारा 265A से 265L तक दंड प्रक्रिया संहिता में ये धाराएं सौदा विभाग के लिए ढांचा प्रदान करती है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया न्यायिक निगरानी शामिल है। के वर्मा वर्सेस भारत संघ के मामले में सौदा विभाग के अनुप्रयोग को स्पष्ट किया और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। फिर जो स्टेट महाराष्ट्र राज्य शरद चंद्र के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सौदा विभाग की प्रतिक्रियात्मक पहलुओं और प्रक्रिया की निगरानी में न्यायालय की भूमिका पर चर्चा की है। संजय दत्त वर्सेस राज्य के मामले में इस निर्णय ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्व पर बल दिया कि सौदा विभाग पीड़ितों के अधिकारों और सार्वजनिक हित को कमजोर न करे। तो इस प्रकार प्ली बार्गेनिंग का काम होता है, मतलब यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित साक्षी के कथन के उपयोग के संबंध में विधिक स्थिति क्या है। जब ऐसे साक्षी ने पुलिस को ऐसा कोई कथन देने से इनकार कर दिया है तो क्या इसका लीगल। तो धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा अभिलिखित कथन विचारण के दौरान साक्ष्य रूप में विधिक रूप में स्वीकार्य नहीं होते हैं। जो 161 के अंदर जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो साक्ष्य के रूप में यूज नहीं किए जा सकते। ये मुख्यतः जांच प्रक्रिया के लिए होते हैं और पुलिस द्वारा साक्षियों का दृष्टिकोण रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं। यदि कोई साक्षी ऐसा कथन देने से इनकार करता है या अपनी स्थिति बदलता है तो रिकॉर्ड किया गया कथन साक्षी के बयान के प्रतिरोध के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि इसे उनकी याददाश्त की ताजा करने या प्रतिकूल उपयोग के लिए उपयोग किया जाए।
अब जो सेक्शन 161 जो दिया है उसमें क्या लिखा है कि पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा की जाती है। तो पुलिस अधिकारी जब भी अन्वेषण कर रहा हो तो वो ऐसी परिस्थितियों से जो जो तथ्यों और परिस्थितियों से जो उस अपराध की मतलब तथ्यों परिस्थितियों से परिचित है उन व्यक्तियों की क्या करेगा, मौखिक परीक्षा करेगा। ठीक है, मौखिक परीक्षा में ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय उनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्त्रीय संप्रण की आशंका में डालने की है। ऐसे मामले में संबंधित उन सब प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा। जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसको जवाब देना है। पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है। अब वो जो जो स्टेटमेंट देगा पुलिस अधिकारी उसको लिख लेगा। यदि वो ऐसा करता है तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का प्रत्यय को सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वो अभिलिखित करता है ना। और ये श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से भी अभिलिखित किया जा सकेगा। तो ये 161 में दिया। 162 में ये बोला गया कि पुलिस के किए गए कथनों का हस्ताक्षर जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया अन्वेषण के दौरान, जो भी जो 162 ये बोलता है कि जो भी अन्वेषण के दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई कथन या लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे कथन को उसका कोई अभिलेख चाहे पुलिस डायरी में हो या अन्यथा हो उसका कोई भाग किसी जांच या विचारण में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय क्या कि अगर ऐसे साक्षी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट लेखबद्ध किया गया है और उसे अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, जांच या विचारण में बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा उपयोग किया जाएगा। तो मतलब उस स्टेटमेंट का उपयोग सिर्फ और सिर्फ साक्षी का खंडन करने के लिए धारा 145 के तहत किया जाएगा। यदि कोई साक्षी विचारण के दौरान घटनाओं के बारे में धारा 161 के तहत रिकॉर्ड किए गए तथ्य की तुलना में एक अलग संस्करण प्रस्तुत करता है तो रिकॉर्ड किया गया कथन साक्षी की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि रिकॉर्ड किया गया कथन साक्षी के बयान में विसंगतियों को दिखाने और उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता यह धारा पुलिस अधिकारियों को जांच के दौरान साक्ष्यों की परीक्षा लेने और उनके कथन रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है। यह कथन न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग के लिए नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस राजेश गौतम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किए गए कथन को सुसंगत साक्ष्य के रूप में नहीं उपयोग किया जा सकता, लेकिन इसे साक्षी को आमना सामना करने या प्रतिकूल उपयोग के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, बाबू वर्सेस केरल राज्य के मामले में पुनः पुष्टि की गई कि धारा 161 का कथन स्वयं में साक्ष्य नहीं होता और केवल तब उपयोग किया जा सकता है जब साक्षी के बयान में कोई विरोधाभास हो। चंद्रन वर्सेस केरल राज्य के मामले में अदालत ने जोर दिया कि धारा 161 के तहत पुलिस को दिए गए कथन साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होते, लेकिन साक्षी के बयान में भिन्नताएं दिखाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दंड न्यायालय अभियुक्त की अनुपस्थिति में निर्णय सुना सकती है? क्या कोई न्यायालय किसी दांडिक मामले में निर्णय सुनाए जाने के बाद उसमें परिवर्तन कर सकती है? विनिर्दिष्ट विधिक प्रावधान के साथ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे ये बोला है कि जो निर्णय है वो प्रोनाउंस किया जा सकता है कि है ना। तो धारा 353 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय को अभियुक्त की उपस्थिति में अपना निर्णय सुनाना आवश्यक होता है। हालांकि यदि अभियुक्त अनुपस्थित है तो न्यायालय निर्णय सुना सकता है बशर्ते कि अनुपस्थिति जानबूझकर न हो और न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि अभियुक्त को सजा सुनाए जाने से पहले सुनने का अवसर दिया जाए। यह प्रावधान अभियुक्त के अधिकारों और न्याय के प्रभावी प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने का उद्देश्य रखता है। धारा 362 दंड प्रक्रिया संहिता न्यायालय को उसके निर्णय को परिवर्तित या पुनरीक्षित करने की अनुमति देता है, लेकिन केवल सीमित दायरे में। निर्णय सुनाए जाने के बाद इसे केवल लेखन या अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारने या रिकॉर्ड में स्पष्ट कानूनी गलतियों के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। निर्णय के सुनाए जाने के बाद नए साक्ष्य या कानून में बदलाव के आधार पर निर्णय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। धारा 353 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्णय को अभियुक्त की उपस्थिति में सुनाए जाने की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की सुनवाई की प्रक्रिया को वर्णित किया गया है।
62 में इस धारा के तहत न्यायालय के निर्णय को सुनाए जाने के बाद संशोधित या परिवर्तित करने की शक्ति की व्यवस्था की गई है, विशेष रूप से लेखन त्रुटियों या कानूनी गलतियों को सुधारने के लिए। इसमें मामला महाराष्ट्र राज्य वर्सेस डॉक्टर दत्ता पाटेकर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के बाद केवल लेखन या अंकगणितीय त्रुटियों के अलावा किसी भी प्रकार से निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है के वर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में सुनाया गया निर्णय वैध होता है यदि अनुपस्थिति जानबूझकर न हो और अभियुक्त को सुनने का अवसर दिया जाए। नेक्स्ट है जेके इंटरनेशनल वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में पुनः पुष्टि की निर्णय को केवल लेखन त्रुटियों को सुधारने के लिए बदला जा सकता है, नए साक्ष्य बाद में कानून में बदलाव के आधार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल के बीच में। तो ये सीआरपीसी में जो डिफाइन किए गए हैं, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया गया है। तो अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुलिस या जांच एजेंसी अपराध से संबंधित तथ्य और साक्ष्य एकत्रित करते हैं। इसमें साक्ष्यों को एकत्र करना, गवाहों की जांच करना, न्यायालय के रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है निर्धारित करना है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं। इसकी जो डेफिनेशन दी गई है 2G(H) के अंतर्गत दी गई है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा जो मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए ना। तो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन हुई। फिर इंक्वायरी, तो इंक्वायरी की जो डेफिनेशन दी गई 2G में दी गई है, जांच से अभिप्रेत विचारण से मतलब ट्रायल से भिन्न कोई भी ऐसी सब जांच जो संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायालय द्वारा की जाए। तो जांच एक प्रारंभिक परीक्षा है जो मजिस्ट्रेट द्वारा यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि आगे की सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यह अनुसंधान की तुलना में कम विस्तृत होती है और यह मूल्यांकन करती है कि क्या आगे की कार्यवाही के लिए मामला है या नहीं। फिर है विचारण, ट्रायल। तो ट्रायल इज द जुडिशियल एग्जामिनेशन। जो विचारण है, विचारण एक न्यायिक परीक्षा है जिसमें न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य और कानूनी तर्कों की समीक्षा की जाती है ताकि अभियुक्त की दोषसिद्धि या निर्दोषता तय की जा सके। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें साक्ष्य और कानूनी के तर्कों को की समीक्षा कर रहे हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, जो भी साक्ष्य प्रोड्यूस किए, जो भी मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य जो भी है उनको देखा जाता है कानूनी तौर पर, जिससे क्या पता होगा कि इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करके ये कि या तो वो निर्दोष है या फिर वो दोषी है। तो ये इसको तय की जाती है इसके आधार पर। इसमें एक औपचारिक प्रक्रिया शामिल होती है जहाँ साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, गवाहों की परीक्षा की जाती है और निष्कर्षों के आधार पर निर्णय सुनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपराधिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व, वाइकेरियस लाइबिलिटी इन क्रिमिनल लॉ। प्रतिनिधिक दायित्व वह कानूनी सिद्धांत है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होता है और आमतौर पर जैसे रोजगार संदर्भ में, मतलब एक्ट करने वाला कोई और पर्सन है लेकिन उसके लिए लायबल उस दूसरे पर्सन को बनाया जाता है। जैसे अगर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है तो एजेंट का कोई एक्ट है वो जो उसको प्राधिकार दिया गया था, ऑथराइज किया जिस काम के लिए, वो उसके तहत रहते हुए कोई ऐसा भी कोई कार्य करता है तो उसके लिए लायबल क्या होगा, उसका जो प्रिंसिपल है एजेंट का एक्ट के लिए प्रिंसिपल होगा। तो ये वाइकेरियस लायबल, मतलब एक्ट किया एजेंट ने लेकिन प्रिंसिपल लायबल हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपराधिक कानून में यह आमतौर पर उन मामलों में लागू होता है जहाँ एक नियोक्ता या प्रधान अपने कर्मचारियों या एजेंटों की आपराधिक कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार होता है जो उनके कर्तव्य के दौरान की गई हो। आवेदन जो किया जाता है आपराधिक कानून में प्रतिनिधिक दायित्व का प्रयोग अक्सर कॉर्पोरेट अपराधों के मामलों में किया जाता है या जब किसी व्यक्ति को उनके पर्यवेक्षण या नियंत्रण में दूसरे द्वारा की गई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए एक नियोक्ता को एक कर्मचारी के आपराधिक कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यदि वे कृत्य रोजगार के दौरान किए गए हों। इससे संबंधित जो केस लॉ है, एस के सिन्हा वर्सेस बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियोक्ता को कर्मचारियों के आपराधिक कृत्यों के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यदि वे कृत्य उनके रोजगार के दौरान किए गए हों। नेक्स्ट है सी के दफ्तारी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में
दोहराया गया कि प्रतिनिधिक दायित्व उन स्थितियों तक फैला है जहां आपराधिक कृत्य कर्मचारी द्वारा नियोक्ता की दिशा में किए गए कर्तव्यों से निकटता से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार दोष मुक्ति के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील किन परिस्थितियों में कर सकता है? ये हम ऑलरेडी पहले प्रीवियस उसमें देख चुके हैं। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट की दंडादेश देने की शक्तियां क्या है? तो ये सेक्शन 29 में दे रखी है। तो मजिस्ट्रेट की दंडादेश देने की शक्ति, मजिस्ट्रेट को कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर दंडादेश देने का अधिकार है। इस शक्ति की सीमा मजिस्ट्रेट की श्रेणी और अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है ना। सीआरपीसी में विभिन्न जो दे रखी है, तो विधिक प्रावधान धारा 29 में दिया है, मजिस्ट्रेट द्वारा दंडादेश देने की शक्तियों का वर्णन करती है। तो यहाँ पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर है सीजेएम, तो वहाँ पे उसे जो सजा देने की जो पावर है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के जो दंड है उसके अलावा जो भी दंड देने की पावर है। मतलब ये मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष तक क्या उसको वो नहीं दंडादेश नहीं दे सकता है, इसके अलावा वो दे सकता है, मतलब 7 वर्ष से अधिक के कारावास से। ठीक है, फिर अगर ये महानगर मजिस्ट्रेट के केस में भी है तो वहां पे भी यही लागू होगा, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट में। फिर जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट है उसको 3 साल तक के लिए सजा देने का राइट है, या फिर जुर्माना 10,000 या फिर दोनों लगा सकता है। और द्वितीय श्रेणी में ये 1 साल तक के कारावास की सजा दे सकता है या फिर 5,000 तक का जुर्माना, या दोनों दे सकते हैं। फिर निरंजन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मजिस्ट्रेट कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सजा दे सकता है, लेकिन उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि सजा अपराध के अनुरूप हो। मजिस्ट्रेट विभिन्न श्रेणियों के अपराधों के लिए जो अनुमत अधिकतम दंड द्वारा सीमित होते हैं, वे अपनी क्षेत्राधिकार की सीमाओं से परे सजा नहीं दे सकते और दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित दंड नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अपराधी को जुर्माने का दंडादेश दिया गया है और वह उस जुर्माने को अदा करने में व्यतिक्रम करता है, तो न्यायालय उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर सकते हैं? तो अगर कोई अभियुक्त जो जुर्माना अदा नहीं करता है, यदि अपराधी जुर्माने को अदा करने में विफल रहता है, तो न्यायालय कई प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। मुख्य कार्रवाई में अपराधी को दोषी ठहराने की अवधि के लिए कारावास की सजा देना शामिल है। तो जितने उसने अगर जुर्माना नहीं अदा किया है तो उसको उसके एवज में कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 441 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान है कि यदि अपराधी जुर्माने का भुगतान नहीं करता तो न्यायालय जुर्माने की वसूली के लिए कारावास की सजा देने का आदेश दे सकता है, जिसमें प्रत्येक दिन की सजा को जुर्माने की एक निश्चित राशि के बराबर माना जाता है। तो सेक्शन 30 में दिया गया है, धारा 30 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय अगर जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित किया जाएगा जो विधि द्वारा अपराधिक है। तो ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर उसको जो मजिस्ट्रेट की जो धारा 29 में जो उसको शक्ति दी गई उससे अधिक नहीं होगी, और अगर उसको मुख्य दंडादेश के भाग में कारावास भी अधिनिर्णित किया गया है तो वहां पर मजिस्ट्रेट के जो दंड देने की शक्ति है ना, उसका 1/4 से ज्यादा उसको कारावास नहीं दिया जाएगा, मतलब 1/4 तक का कारावास और एडिशनली उसे देना पड़ेगा, है ना। तो जो इम्प्रिजनमेंट उसको दिया है मुख्य भाग, प्लस उसके बाद जो फाइन उसने पे नहीं किया है अगर, तो उस फाइन के लिए उसको जो मजिस्ट्रेट की पावर है सजा देने की, उसका 1/4 इतना और कारावास भुगतना पड़ेगा। ठीक है, फिर के चिन्ना स्वामी रेड्डी वर्सेस कर्नाटक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय जुर्माने को कारावास में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन कारावास की अवधि अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो अपराध के लिए निर्धारित है। के प्रकाशन वर्सेस पी के सुरिंदर के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विफलता की सजा सुनाने के सजा जुर्माने के समानुपाती होना चाहिए और अपराध के लिए अनुमत अधिकतम सजा से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय अन्य विधियां भी अपना सकती है, जैसे जुर्माने की वसूली के लिए वारंट जारी करना या संपत्ति को अटैच करना। हालांकि ये विधियां सामान्यतः कारावास की सजा से कम उपयोगी की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अपराधी को जुर्माने का दंडादेश दिया गया है और वह उस जुर्माने को अदा करने में व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय उसकी वसूली के लिए क्या कार्रवाई कर सकता है? सेम वही क्वेश्चन है कि जहां नेक्स्ट है, क्या विचारण प्रारंभ होने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर सकता है? एक बार ट्रायल स्टार्ट हो गया है ना, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट की सत्र न्यायालय को मामले को सुपुर्द करने की शक्ति, विचारण प्रारंभ होने के बाद यदि पता चलता है कि अपराध सत्र न्यायालय के द्वारा विशेष रूप से विचारणीय है या यदि मामले में गंभीर आरोप है जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की आवश्यकता होती है तो मजिस्ट्रेट मामले को सत्र न्यायालय को सौंप सकता है। तो यहाँ पे इसमें दो सेक्शन देखने को मिलते हैं, एक तो सेक्शन 209 और एक सेक्शन 323 में ना। तो 209 में ये बोला गया है कि जब अभियुक्त जब मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है ना, तब सेशन न्यायालय को तब पता पड़ता है कि ये सेशन न्यायालय को सुपुर्द करना है, तो तब यहाँ पर किया जाएगा। तो जब अगर मामला क्या है पुलिस रिपोर्ट पे या अन्यथा कैसे भी संस्थित किया गया है और अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास लाते हैं, है ना, और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अपराध तो एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय है, तो वो क्या करेंगे कि वो जो मामला है वो सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जब सेशन कोर्ट को सुपुर्द किया जाता है तो लोक अभियोजक को भी इसकी सूचना दी जाएगी। और 223 जो बोलता है यहाँ पर 209 में ये अंतर है कि अभी यहाँ पे ट्रायल वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, और तब जैसे ही उसके पास अभियुक्त आया और उसे पता पड़ा है कि ये तो सेशन कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, तो ये तब सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन धारा 323 जो है वहां पे जांच या विचारण स्टार्ट हो गई है और निर्णय दिए जाने के पहले अगर किसी प्रकरण पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मामला तो सेशन कोर्ट के पास जाना चाहिए, सेशन कोर्ट इसको ट्रायल करेगा, तो वहां पर तब वो सुपुर्द कर सकते हैं। तो विधिक प्रावधान 209 दंड प्रक्रिया संहिता कहती है कि जब मजिस्ट्रेट यह पाता है कि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उसे अपराध का संज्ञान लेने और आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देना चाहिए ना। फिर यहाँ पे एस के सिन्हा वर्सेस बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि मामला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के बाहर है या आरोप इतने गंभीर है कि उच्च न्यायालय की आवश्यकता होती है तो मजिस्ट्रेट के पास मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने की शक्ति है। फिर धीरज लाल वर्सेस गुजरात राज्य के मामले में सत्र न्यायालय ने सुपुर्दगी तब होनी चाहिए जब मजिस्ट्रेट को यह समझ में आए कि आरोप गंभीर और उसकी अधिकारिता के बाहर है, यह सुनिश्चित करते हुए न्याय उचित तरीके से प्रदान किया जाए। इस प्रक्रिया में प्रारंभिक जांच, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और फिर मामलों को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करना शामिल है। मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जैसे आरोपों की तैयारी और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग ठीक से की गई, इसके बाद ही सुपुर्दगी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट बेल के बारे में। क्या बाध्यताकारी जमानत का अधिकार पश्चातवर्ती क्रम में पुलिस द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत कर देने से समाप्त हो जाता है? तो डिफॉल्ट बेल जो हमें मिलती है सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के तहत मिलती है, जहाँ पे पुलिस कस्टडी जो 15 दिन का दिया जाता है, उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरा नहीं होता है तब उसमें और इन्वेस्टिगेशन के समय मांगा जाता है, तो यहाँ पे पुलिस कस्टडी में 15 दिन तक के लिए रखा जा सकता है, लेकिन और अभी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम की जरूरत है, तो इससे आगे 90 दिन या 60 दिन का समय दिया है इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए, और ये दिन समाप्त हो जाते हैं उसके तब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, तब अभियुक्त को जमानत का अधिकार मिलता है। तो ये जमानत का अधिकार जो मिलता है वो डिफॉल्ट बेल के तहत बोला जाता है इसको। ठीक है, अब बाध्यकारिता जमानत का यह अधिकार जिसे वैधानिक जमानत भी कहा जाता है अभियुक्त का अधिकार है। यदि पुलिस निर्धारित अवधि में अभियोग पत्र दाखिल नहीं करती तो उसे जमानत पर रिहा किया जाए। यह अधिकार सीआरपीसी की धारा 167 सबसेक्शन 2 के तहत सुनिश्चित किया गया है। यदि अभियोग पत्र वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद दाखिल किया जाता है तो अभियुक्त जमानत की मांग कर सकता है। 162 दंड प्रक्रिया संहिता की कहती है कि यदि अभियोग पत्र 60 या 90 दिनों के भीतर अपराधी प्रकृति के अनुसार दाखिल नहीं किया जाता है तो अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का अधिकार प्राप्त करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में न्यायालय ने निर्णय दिया कि बाध्यकारिता जमानत का अधिकार अभियोग पत्र के पश्चात दाखिल होने से समाप्त नहीं होता है। यदि अभियोग पत्र वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद दाखिल किया जाता है तो अभियुक्त अभी बाध्यकारी मतलब डिफॉल्ट बेल की मांग कर सकता है। खत्री वर्सेस बिहार राज्य के मामले में न्यायालय ने पुष्टि की कि बाध्यकारिता जमानत का अधिकार निरपेक्ष है और इसे वैधानिक समय अवधि के बाद अभियोग पत्र दाखिल करने से पराजित नहीं किया जा सकता। अभियोग पत्र दाखिल होने के पूर्व प्राप्त किए गए बाध्यताकारी जमानत के अधिकार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अभियोग पत्र दाखिल करने का प्रभाव, तो वैधानिक अवधि के बाद अभियोग पत्र दाखिल करने से उस अवधि के दौरान अर्जित बाध्यताकारी जमानत के अधिकार को अमान्य नहीं किया जाता। यदि अभियोग पत्र वैधानिक सीमा के भीतर नहीं दाखिल किया गया है तो अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का अधिकार बनाए रखता है। मतलब 90 दिन और 60 दिन के भीतर अगर चार्जशीट फाइल कर दी है ना तो उसको बेल नहीं मिलेगा, लेकिन ये दिन खत्म हुआ उसके बाद उसको बेल का राइट मिल जाता है। लेकिन इस टाइम के बाद भी अगर चार्जशीट फाइल की जाती है तो भी उसके पास बेल का राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज के बारे में। आरोप को परिभाषित कीजिए और आरोप की अंतर्वस्तु बताइए। क्या त्रुटिपूर्ण आरोप दोष सिद्धि के लिए आवश्यक रूप से घातक है? क्या न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है? तो आरोप की परिभाषा जो दी गई है 2D में दी गई है ना, जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है ना। तो यहाँ आरोप एक औपचारिक आरोप है कि किसी व्यक्ति ने एक विशिष्ट अपराध किया है। यह आरोपों की एक लिखित स्थिति है और इसके आधार पर जो केस है मामला मुकदमा चलाया जाता है। इसमें अपराध की प्रकृति और संबंधित तथ्य उल्लिखित होते हैं। इसकी अंतर्वस्तु है जो धारा सीआरपीसी की धारा 211 के अंतर्गत बताई गई है, जिसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए, आरोपित अपराध की विशेषता जिसमें संबंधित कानून की धाराएं शामिल हो, उसके अपराध की विशेष बातें जो अपराध को बनाती है, उसका तिथि, स्थान ना, जिस विधि के तहत, जिस एक्ट के तहत वो परिभाषित है अपराध, वो उसका सेक्शन, वो एक्ट का नाम, ये सब आरोप में दर्शाया जाएगा। अब अगर आरोप डिफेक्टिव है तो क्या मतलब चार्ज में डिफेक्टिव चार्ज है तो उसका क्या प्रभाव होता है? एक त्रुटिपूर्ण आरोप जो आवश्यक विवरणों या स्पष्टता की कमी को दोष सिद्धि के लिए आवश्यक रूप से घातक नहीं होता है तो वहां पर हालांकि यह अन्यायपूर्ण मुकदमे या प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं का कारण बन सकता है। न्यायालय सामान्यतः दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के लिए त्रुटिपूर्ण आरोपों को सुधारने के अवसर प्रदान करते हैं। अगर चार्ज में कोई ऐसा जो अगर गलती है ना तो उससे कोई इफेक्ट, न्याय पे इफेक्ट नहीं पड़ता है तो उसको नहीं किया जाएगा कुछ, लेकिन अगर इफेक्ट पड़ता है तो यहाँ पर उसको सुधारने के लिए मौका दिया जाएगा। के वर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि त्रुटिपूर्ण आरोप पूरे मुकदमे को अमान्य नहीं करता यदि दोष सुनवाई की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करता या अभियुक्त के मामले को पूर्वाग्रहित नहीं करता। मतलब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस गलती से तो फिर कुछ नहीं, वो एज इट इज माना जाएगा, वो है ना मतलब सही रहे माना जाएगा, उसको चेंजेस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उससे इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, नया विचारण किया जा सकता है ना। तो अब है कि परिवर्तन किया जा सकता है, तो हाँ आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है जो सेक्शन 216 के तहत किया जाता है। न्यायालय किसी भी मुकदमे में मतलब जब निर्णय दिए जाने के पहले किसी भी प्रकरण पे क्या कर सकता है, आरोपों में परिवर्तन कर सकता है, उसको जोड़ सकता है, उसमें नए आरोप जोड़ सकता है यदि यह न्याय की प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो। परिवर्तन त्रुटियों को सुधारने या पहले छोड़े गए आरोपों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। इस केस में महाराष्ट्र राज्य वर्सेस सुखदेव सिंह के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय के पास मुकदमे के दौरान आरोपों में परिवर्तन या जोड़ने का अधिकार होता है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके और मुकदमा निष्पक्ष रूप से चलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड है जो हम देख चुके हैं, प्ली बार्गेनिंग। फिर 265C के तहत दंड प्रक्रिया संहिता तथा सौदा विभाग के आधार पर दांडिक मामलों के पारस्परिक संतोष जो गाइडलाइन दी है उसके बारे में ही है प्रिंसिपल जो दे रखा है।
इसका एक बार ये देख लेते हैं। 265C के अंतर्गत अभियुक्त या अभियोजन जो है अदालत के समक्ष याचिका दाखिल करके सौदा विवाद शुरू कर सकते हैं। इसे यथाशीघ्र प्रारंभ करना चाहिए ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके। सौदा विवाद समझौते की शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्धारित और सहमति देनी चाहिए। समझौता अदालत के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब इसमें जब अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है तो वहां पर अन्वेषण अधिकारी जो है ना, उसका विक्टिम जो है और लोक अभियोजक जो है और उसके वक्त लीडर जो भी है वो सब उस बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनको ये म्यूचुअली जो सेटिस्फैक्ट्री स्कीम है ये बनाना है। उसके लिए आपस बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। और अगर अदर देन पुलिस रिपोर्ट पे मामला संस्थित है तो विक्टिम और उसका जो लोक प्लीडर है, लोक अभियोजक है, वो यहाँ पर अभियुक्त जो है वो यहाँ पे शामिल होंगे और पार्टिसिपेट करेंगे उस बैठक में। फिर एक जो उन्होंने म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री जो बनाया है, पारस्परिक समझौता, संतोषप्रद समझौता जो किया है, वो अगर तैयार होता है तो उस रिपोर्ट पे क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर की साइन होगी और उन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन सबकी साइन होगी। अदालत को समझौते का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह न्यायपूर्ण और उचित है। अदालत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त ने समझौते के परिणामों को समझ लिया है और वह स्वेच्छा से इसमें प्रवेश कर रहा है। अदालत को सौदा विवाद समझौते को रिकॉर्ड करना और अनुमोदित करना चाहिए यदि वो शर्तों से संतुष्ट है। यदि अदालत को कोई शर्त अन्यायपूर्ण या असंगत लगती है तो वह समझौते के अस्वीकृत कर सकती है या संशोधन की मांग कर सकती है। के वर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि सौदा विवाद की प्रक्रिया न्यायपूर्ण और पारदर्शी होनी चाहिए और अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शर्तें न्याय संगत और समान हों। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि सौदा विवाद के कैसे तरीके से किया जाए जो न्याय और समानता को बनाए रखे। एक संरचित प्रक्रिया होने के कारण ये सिद्धांत प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा की जाए जबकि मामलों के त्वरित समाधान की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में विभेद करने के लिए बोला है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है जिसमें पुलिस अधिकारी जो है क्या है वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल में ऐसा है कि उसे वारंट जरूरी है ना। संज्ञेय जो अपराध है वो गंभीर प्रकृति के होते हैं, असंज्ञेय कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, जो सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है असंज्ञेय अपराध, वो 2L में डिफाइन किया गया है। ये संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के, संगीन प्रकृति के होते हैं। असंज्ञेय अपराध सामान्य कम गंभीर प्रकृति के होते हैं ना। इसमें वारंट की जरूरत होती है, इसमें जरूरत नहीं है। और संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी क्या है जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो आदेश के बिना कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है। लेकिन असंज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश होना जरूरी है। और संज्ञेय मामलों में